तो उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में हम लगातार हर तस्वीर सबसे पहले आप तक दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे तमाम सहयोगी आपको लोकतंत्र की हर खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम मतदाताओं में उत्साह है, किस तरह से लोग अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता केंद्रों में पहुंच रहे हैं। तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं, किस दिग्गज ने वोट डाला, किसने क्या कहा, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और तमाम मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जुड़े हैं और हर अपडेट सबसे पहले आपको न्यूज इंडिया पर हम दे रहे हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो कि आप देखेंगे यूपी में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। तो ये खबर आपको लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। बूथों पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतार है, जिनकी तस्वीरें लगातार मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है और इसकी हर तस्वीर सबसे पहले, हर अपडेट सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर ये तस्वीरें हो रही हैं और ये तस्वीर आप देखिए, तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। मायावती, बीएसपी सुप्रीमो साक्षी महाराज, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अदिति सिंह रायबरेली से, सतीश मिश्रा, सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहां पर निकले और एक भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। हर तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं। तो ये तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और आप भी, अगर आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो बाहर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये तमाम तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे और सीधा रुख करते हैं लखीमपुर खीरी का, जहां मेरे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। तो नीरज, अब क्या तस्वीरें, बढ़ रही है लाइनें या फिर थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए हम लखीमपुर खीरी में हैं, निघासन इलाके में हैं और आप यहाँ पे दिखाते हैं आपको ये जो तस्वीर है वो बेहद खूबसूरत है। और खूबसूरत इसलिए क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाने के लिए लखीमपुर खीरी के निघासन के क्षेत्र के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं और यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए। जैसे हमारे सहयोगी विवेक जी बता रहे थे कि जिस तरह से नवाबों के शहर के लोग हैं वो बहुत धीमी रफ्तार से वोटिंग कर रहे हैं और शाम तक किस तरह से निकलेंगे, क्योंकि लखनऊ का जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो हर बार काफी कम होता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर और इस तस्वीर से नवाबों के शहर के लोग भी सीख लेना चाहिए कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में लोग यहाँ कतारों में खड़े हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लोकतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए, अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आधे आधे एक एक घंटे से लोग लगे हुए हैं। हम आपको पीछे लाइन दिखाएंगे। देखिए यहाँ आगे से शुरू हुई और इस लाइन में 100-100, 200-200 लोग लगातार खड़े हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और पहले कहा जाए कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, यानी इस सूत्र के साथ, इस मूल मंत्र के साथ लखीमपुर खीरी के लोग मतदान कर रहे हैं। और जहां पर भी जो 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जो सिंचाई है वो भी अच्छी खासी होती है। तो किसानी एक बड़ा यहाँ व्यवसाय है। यहाँ लोगों से बात करके देखिए कि जो किसान सम्मान निधि है वो खातों में आती है, तो उससे कोई फर्क है या फिर जो किसान आंदोलन में मुद्दे उठे उनसे फर्क पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ के लोगों से इस विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे कि जो लखीमपुर खीरी का ये क्षेत्र है ये चर्चा में आया उत्तर प्रदेश में और 3 अक्टूबर के बाद ये क्षेत्र काफी चर्चा में रहा। और हालांकि यहाँ से कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन उस कांड के बाद यहाँ पर लोगों की नजर है कि जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहाँ पर पाई थी, जिस पर कब्जा किया था, वो किस तरह से इस बार दोबारा अपनी साख को बरकरार रखते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? जी, खेती किसानी का। खेती किसानी का। जो किसान सम्मान निधि केंद्र से भेजी जाती आती है आपके खाते में? आती है। और कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिलता है? और हमको कोई योजना नहीं है। अच्छा, जो किसान निधि है या किसान मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे प्रदेश में रहे, तो उसको लेके कितना फर्क है इसमें? जी, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा इसका। बेरोजगार किसान निधि आती है जी खातों में? जी। अच्छा, केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है, किसान निधि वगैरह? हाँ, मिलता है। गैस वगैरह मिलती है आप लोगों को? मिलती तो क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या लग रहा है लखीमपुर खीरी का क्या मिजाज है? क्या मिजाज बताया जाए, जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए, ये साइलेंट वोटर हैं और ये अच्छी बात भी है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भी हमारे साथ हैं लखनऊ से विवेक
सबसे पहली चीज राजधानी लखनऊ, और यहाँ पर दो मंत्रियों की साख भी दांव पर है, ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन। कितना कड़ा मुकाबला आप राजधानी लखनऊ में देख पा रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में बूथ संख्या 348 पर ईवीएम खराब हो गई है और अभी तक यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। लखनऊ मध्य विधानसभा में बूथ संख्या 348 पर ईवीएम के खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। जी विवेक। जी हाँ, देखिए, जहां तक आपने कंटेस्ट की बात करी है तो खाली विधानसभा ही नहीं, अगर हम लोकसभा देखें तो लखनऊ जिले में 2 लोकसभाएं हैं, एक लखनऊ और दूसरी मोहनलालगंज, और दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों से जो सांसद चुने गए हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक यहाँ से 5 साल मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, आशुतोष टंडन रहे 5 साल मंत्री, स्वाति सिंह रही जिनका टिकट इस बार काट दिया गया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा यहीं से हैं, महेंद्र सिंह जो एमएलसी हैं वो भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो भी लखनऊ से ही उनका वास्ता है। तो एक नहीं कई लोग ऐसे हैं जो, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो, इतने 4-4, 5-5 मिनिस्टर लखनऊ से उत्तर प्रदेश में सरकार में 2017 से 22 तक रहे हैं। तो सरकार ने, बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि लखनऊ को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। अब जनता उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी ये अभी देखना होगा। 9 में से 8 सीटें थीं 2017 में, लेकिन इस बार थोड़ा चैलेंजिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले ही प्रदर्शन को दोहरा पाना। तो अभी देखते हैं क्या होगा। जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूं वो लखनऊ मध्य का विधानसभा क्षेत्र है, और यहां से पिछली बार 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे रविदास मेहरोत्रा, वो महज 4,500 वोटों से हारे थे ब्रजेश पाठक से। अब ब्रजेश पाठक ने वो मध्य विधानसभा छोड़कर कैंट सीट पकड़ ली है, और रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से इस विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बिल्कुल। तो क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये कॉन्टेस्ट उतनी इजी नहीं है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, राह आसान नहीं है संजय जी, राह आसान बीजेपी के लिए नहीं लग रही है। और हम बात जब बीएसपी की कर रहे थे तो आपको याद होगा कि बीएसपी, खासकर अगर हम चौथे चरण की बात कर ले तो यहाँ का जो साइलेंट वोटर है बीएसपी का, वो बहुत ज्यादा अहम रोल यहाँ पर रखता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बीएसपी ने ये कहा कि आपको सिर्फ सपा को और कांग्रेस को हराना है, जरूरत पड़े तो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दे देना। और यहाँ पर बीजेपी का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी थोड़ी नरम नजर आ रही है। तो हालांकि देखिए, अभी तक बीएसपी ने गठबंधन किसी के साथ नहीं किया है, लेकिन पुराने इतिहास की बात कर ले तो गठबंधन हमेशा फायदेमंद रहा है बीएसपी के लिए। इस बार क्या लगता है, कुछ अलग सा जिसको हम साफ शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि तस्वीरें कुछ बदलेंगी? बिल्कुल लग रहा है कि अगर सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से कम आती है तो बीएसपी से सपोर्ट ले सकती है। उन्होंने पहले भी सरकार बनाई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। संजय जी, आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर आ रही है पीलीभीत से। पीलीभीत के राम लुभाई साहनी मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो गई है, और ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हो रखा है। ईवीएम खराब होने से पोलिंग बूथ पर जो लाइन लगी हुई है उसमें मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है। जी सर, परसों 1 मिनट जी सर, मैंने आज अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मेरा सभी नागरिकों से अपील है, अनुरोध है कि मतदान करना आपका जहां एक और संवैधानिक अधिकार है, वहां आपका एक सामाजिक दायित्व भी है। आप अपने संवैधानिक अधिकार का हम सबको उपयोग करना चाहिए, और सामाजिक दायित्वों का इसलिए कि हमको जो है वो ये देखकर वोट करना चाहिए। और सुबह चुनाव आयोग जो है उन्होंने अवकाश घोषित किया, इसलिए नहीं कि सब लोग घर पे आराम करें, इसलिए कि अब आप बाकी काम छोड़कर आएँ, अपना वोट का, अपना मताधिकार का उपयोग करें और समाज और देश की तरक्की में आगे बढ़ने में सहयोग करें। बिल्कुल, तो यहाँ वोट अपील हो रही है। और इसके साथ ही देखिए, न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि घर से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, लेकिन अपना मत दान मत कीजिए, मतदान कीजिए। संजय जी, हम बात कर रहे थे बीएसपी की कि ये जो नरम रुख हम देख रहे हैं बीजेपी का बीएसपी के लिए और बीएसपी का बीजेपी के लिए, आगे क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी बीएसपी को एज ए पार्टी अगर आप देखेंगे तो मैं इसको तीसरे नंबर की पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में रखना चाहता हूं, क्योंकि ये पार्टी जिस तरह से 2012, 17 और 22, 19 में पार्टिसिपेट की, उससे नहीं लगता है कि बहुत एग्रेसिवली जाएंगे। बट हाँ,
तकरीबन 15 से 20 से 25 सीट ये पाने की उम्मीद रखता हूं। जहां तक समीकरण को उत्तर प्रदेश के समझने की जरूरत है, देखिए किसानी मुद्दा जब हम बात करते हैं तो पीलीभीत और इस बेल्ट में थोड़ा सा इंपैक्ट करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पूरा आप देख लेंगे तो तकरीबन 86% जो किसान है वो लेस देन 1 हेक्टेयर का किसान है, जिसके लिए जो कृषि कानून था शायद लाभकारी था। ये कृषि मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक छोटे से 1-2 विधानसभा पर पड़ेगा, इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, नॉट फॉर फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4, फेज 7 तक मुद्दा है कानून व्यवस्था का। तो कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा चेहरा उभर के आए हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी को तरफ आदमी एक आंख बंद करके एक विश्वास जाग गया है कि अगर ये व्यक्ति है तो कानून व्यवस्था प्रदेश में अच्छी रहेगी और गुंडा राज कम होगा। हम आते हैं बहुजन समाज पार्टी में समीकरण की बात करें। देखिए ऐसा है कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज वापस आएंगे। पंकज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। चलिए जी, दोबारा दिखाएंगे अपने दर्शकों को क्या कहा पंकज सिंह ने। जी संजय जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए ऐसा है कि जब हम बसपा की बात करते हैं तो देखिए राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई किसी के साथ गठबंधन कर सकता है, लेकिन आज के सिनारियो में बहुजन समाज पार्टी बहुत इजीली भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है अगर उनकी सीट कम आती है तो। लेकिन आज के समीकरणों को देखते हुए जो भी 3-4 फेज हुए हैं, आने वाले फेजों में हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर होगी। वो तकरीबन 215-220 के आसपास सीट पा जाएगी, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी हमेशा इंक्लाइन रहती है भारतीय जनता पार्टी के। उनके संबंध पुराने रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी रहे हों या पुराने बड़े नेता हों, उनसे उनका संबंध काफी अच्छा रहा है। बिल्कुल, संजीव कौशिक जी भी जुड़े हमारे साथ। संजीव देखिए, अगर इस बार पूरे अभी तक के चुनाव कैंपेन की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है, और अखिलेश यादव की भी बात करें तो वो भी निशाना सिर्फ योगी आदित्यनाथ को लाते हैं, केंद्र को वो इस उसमें नहीं लाते हैं। चलिए एक बार पंकज सिंह कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर संजीव। इस बार 9 सीटें होंगी। आप खुद भी अभी वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार दावेदारी हो रही है, कल अमित शाह ने भी कहा था कि हम 300 से ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम पहले 2 ही चरण में शतक बना चुके हैं, आने वाले उसमें हमारी पूर्ण बहुमत बन जाएगी। देखिए उनकी बातों को तो लोग हंसी में ही लेते हैं, मजाक में ही लेते हैं, कोई गंभीरता से लेता नहीं। वो दावा तो 400 सीटें भी पाने का, 400 से ज़्यादा सीटें पाने का भी करते हैं, तो ये खुद ही मजाक अपने दावों का बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा जीतेगी और 300 के ऊपर, 350 के आसपास हम लोगों की सीटें होंगी। सपा बसपा कांग्रेस ये 35A और 370 आर्टिकल की तरह ये इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे। अहमदाबाद टेरर अटैक का नाम आ रहा है, कल प्रधानमंत्री ने। चलिए पहले संजीव से बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अभिनव पांडे का रुख करेंगे। उन्नाव से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बात हम करें, योगी आदित्यनाथ इस बार चेहरा थे पूरे के पूरे कैंपेन का, आगे भी रहेंगे, तो इस बार हार और जीत जो भी होगा उन्हीं के सर है। निश्चित रूप से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि 2017 में जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, योगी जी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। मोदी जी का वो चेहरा था, और बाकी हम देख रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य का वो तस्वीरें, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो लगी हुई थी, उसमें योगी जी नहीं थे। योगी जी एक चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद में एक चेहरा उभर के आए, और खास करके एक मजबूत और कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर, या खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर करारा प्रहार करने वाले लोगों के बारे में जो इनकी जो छवि बनी थी, उस छवि को देखते हुए इनको लाया गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा इनका योगदान रहा या फिर वोटों के मतों के प्रतिशत में बढ़ाने में। लेकिन इस बार यदि योगी जी की बात हो रही है, योगी जी लगातार जब कभी भी जहां कहीं भी जा रहे हैं, वो लगातार ये कहने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी की कार्यशैली और उनके नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं, और लगातार उन्हीं के रास्ते पे हम चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि उनको जितने सीटों पे बैठाया गया था, उन सीटों में इजाफा होने के बजाय यदि उन सीटों में माइनस, सारे समीकरण यही दिखाते हैं कि लगातार नीचे की तरफ ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योगी जी के कार्यशैली पर निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। अब ये देखना है कि क्या वो सत्ता बचाने में संघर्ष करते हुए दिखाई। चेहरा योगी जी का ही आगे है। हमारे साथ अभिनव बने हुए हैं उन्नाव से। अभिनव, उन्नाव में इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? साक्षी महाराज ने तो यहाँ पर दावा कर दिया है 350 पार जाने का, लेकिन जमीन पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मैं नवाबगंज की उन्नाव विधानसभा में इस समय यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, वहाँ पर हैं, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है पोल जो है दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो कतार है, जो लंबी कतार है,
वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एक अपडेट ये भी है कि यहाँ का जो है मिर्ज़ापुर जो है गांव जो है जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है जो ब्लॉक है उस वहाँ पर जो है ग्रामीणों ने जो है चुनाव का जो है बहिष्कार कर दिया और इसलिए कर दिया है बिल्कुल आपके पास आएंगे अभिनव इस पर ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। गैस योजना दे सकता आपका एक वोट उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर सकता है। ध्रुवीकरण की राजनीति तो नहीं होगी। देखिए मान्यवर मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हमारा सीधा सीधा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ब्राह्मण चेहरा एक बड़ा राजनीतिक ब्राह्मण चेहरा कल शामिल हुआ है। कोई मतलब नहीं, कहीं कोई नहीं, वो इस तरीके की बातों का भरोसा मत करिए। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चल रही है। बिल्कुल, तो ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। अभिनव उन्नाव से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अभिनव, मैं ये कह रहा था कि गांव जगह है मिर्जापुर में ब्लॉक है उन्नाव में, वहां पर जो साई नदी है वहां पर नदी पर पुल को एक मांग कर लेकर वहां के स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने बहिष्कार किया है। इसका ये एक ताज़ा अपडेट उन्नाव से जो है निकल कर आ रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों की मांग है कि वहाँ के जो स्थानीय इंस्पेक्टर है वो मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उन लोगों की मांग है कि वहाँ जिलाधिकारी पहुंचे और जिलाधिकारी हालांकि अभी नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि मैं फिर से एक बार जो है यहाँ पर कुछ लोग जो लाइन में लगे हुए हैं उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जो है मंदिर बनवाना था ये हो गया है, और जो मुद्दे हैं वो चुनाव की कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बिजली व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है। सर राष्ट्रहित, बस राष्ट्रहित ये एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, राम मंदिर राष्ट्रहित है इस बार राष्ट्रहित जी। देखिए ये मुद्दा है। मैं अपने जो है जो स्थानीय हमारे पर यहाँ पर संवाददाता हैं उन्नाव के, उनसे भी बात करूंगा। क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ पर रहे जिसको कि आप देखकर यहाँ पर जो है आप रिपोर्ट करें, क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पर जनता जो है किन चीजों को लेकर इस बार? जी देखिए, बिल्कुल बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा सड़कों का है। यहाँ पे जगह जगह पर सड़कें खराब हैं। जहाँ तक का अगर बात की जाए तो गड्ढा मुक्त की बात योगी सरकार में बताई गई थी, लेकिन अगर जिले उन्नाव की बात करें तो हर जगह चारों तरफ गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं। दूसरा मुद्दा यहाँ पे महंगाई को लेकर है। लोग महंगाई से लगातार परेशान हैं। अभिनव जरूर इनसे जानिए कि सड़कें और तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जब बात यहाँ पर हो रही है तो राम मंदिर और राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो यानी जो सड़क है, जो महंगाई है, वो तो कहीं पीछे ही छूट गई। हाँ बिल्कुल, ये बताओ कि जहाँ पर आप सड़कों की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो जो लोग हैं वो राष्ट्रहित और बिजली और इसकी जो है राम मंदिर की बात अब कर रहे हैं, तो ये जो मुद्दा है वो तो इस बार जो है मुद्दा ये स्थानीय मुद्दा है, लेकिन जो चुनाव है वो चुनाव जो है कहीं न कहीं इस बार आप देखिए तो सरकार बनाम सरकार है। देखिए, कहीं ना कहीं विकास की भी बात करी जा रही है। अगर राष्ट्रहित की बात करें तो ज़्यादातर अभी तक जहाँ तक अपडेट मिल रही है तो राष्ट्रहित की ही अपडेट मिल रही है पूरे उन्नाव की अगर बात की जाए। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दों में सड़क, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसी तमाम चीज़ें। बिल्कुल अभिनव, और विवेक भी जुड़े हुए हमारे साथ लखनऊ से। देखिए, उन्नाव की मोहान विधानसभा तो लखनऊ से सरफराज सैफी हमारे न्यूज एडिटर, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सरफराज, लखनऊ पहुंच गए आप, क्या है लखनऊ की आबो हवा? रमन, उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। जैसे आपने पहले, दूसरे, तीसरे चरण में वोटिंग देखी, उसके पलट चौथे चरण की जो इस समय वोटिंग चल रही है लखनऊ में, उसकी सीधी जो लड़ाई है वो विधानसभा को है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि विधानसभा की तस्वीरें दिखाइए। ये तमाम जो विधायक हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण में इस समय जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो इस विधानसभा में आने के लिए लड़ रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि चौथे चरण में 9 जिलों में 59 विधानसभा सीटें हैं और लखनऊ में 9 विधानसभा सीटों पर इस समय वोटिंग चल रही है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। हरदोई में भी 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। लखीमपुर खीरी में भी 8 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा पीलीभीत में 4, जो गृह राज्य मंत्री हैं टोनी साहब के बेटे, जो जिसलिए बड़ा सुर्खियों में आया किसान की वजह से, वहां पर भी वोटिंग चल रही है। उन्नाव में
फतेहपुर में, बांदा में। यानी अगर इन तमाम जिलों की बातों को अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि जिस तरीके से पिछले चरण में जब चुनाव हुए थे, यानी 2017 में जो चुनाव हुए थे, तो 51 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, 51 विधानसभा सीटों पर। इसके अलावा 4 सीटें समाजवादी पार्टी आकर सिमट गई थी। सोचिए कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 4 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में थी और 41 विधानसभा सीटें, 51 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस महज 2-2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2022 के जो चुनाव है इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो 2017 में नहीं थे। जैसे कोविड का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता ने कोविड को लेकर जिस तरीके से जो अपना कहर झेला है, हर परेशानी, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, तमाम चीजों का मुद्दा हो, वो उत्तर प्रदेश में छाया रहा है। किसान आंदोलन की वजह से जो शाहजहांपुर उसके आसपास के जिले हैं, चूंकि इन जिलों से बड़ी तादाद में किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर गए, गाजीपुर पर उन्होंने काफी ज्यादा वहां पर प्रोटेस्ट किए, उसको और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, मेरे सहयोगी हैं। हमारे साथ चंद्रसेन वर्मा जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हैं, और मेरे सहयोगी शेखर और इस समय रागिनी पांडे भी है, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ये मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। विवेक भी वहां पर है, नीरज हैं, और इसके अलावा अभिनव भी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, उनसे भी हम बात चलेंगे। सबसे पहले मैं बात समझना चाहूंगा, चौथे चरण में ब्राह्मण और किसान भाइयों को लेकर कई तरह की तस्वीर बदल रही है। चंद्रसेन, चूंकि आप लंबे वक्त तक लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण को बखूबी जानते हैं, जो ब्राह्मण समुदाय है उसके लेकर कई तरह की बातचीत हो रही है। क्या लगता है, क्या वोट बटेगा या फिर किसी एक धुरी की तरफ चलने की कोशिश है? देखिए सरफराज, अगर देखें ब्राह्मणों की बात करें तो हमेशा गेम चेंजर रहे हैं, और जब भी सरकार बनी है तो वो उसकी ओर जो ब्राह्मण गया है सरकार उसी की बनी है। 2007 की अगर हम बात करें, मायावती की बात करें, तो उन्होंने शुरुआत करी थी और ब्राह्मणों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग की बात करी थी, तो सबने देखा स्पष्ट बहुमत उनको मिला है। लेकिन अगर बसपा की बात करें तो याद कीजिए उन्होंने जो पहला नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अगर ब्राह्मण की जरूरत ना होती और उनको उनकी सरकार ना बनती तो सबसे पहले उन्होंने अपना नारा बदला और जिसको दुत्कारते थे उसको उसके पास गए, उन्होंने कहा कि हाथी नहीं ये गणेश है, और इसी तरीके से ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो साफ तौर स्पष्ट तौर से ये जाना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि अगर ब्राह्मण को साथ लेके नहीं चलते हैं तो सरकार नहीं बनती है। अगर देखा जाए तो 2.5 करोड़ के ऊपर की संख्या है जो ब्राह्मण की है उत्तर प्रदेश में, और 14% वोट टोटल है। यादवों के बाद अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा वो संख्या वो ब्राह्मण की है। अगर इसमें भूमिहार मिला लिए जाते हैं तो वो संख्या और बढ़ जाती है। इसी तरीके से देखा जाए जो अब ये चुनाव का जो माहौल है, हर राजनीतिक पार्टियों ने सब ब्राह्मण को आकर्षित करने की बात करी। लेकिन चंद्रसेन, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी अपने जीत के दावे कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है, मायावती फाइट में हैं, लेकिन कहां हैं ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जो जाति समीकरण वाला जो फैक्टर हमेशा से उत्तर प्रदेश में काम करता था, क्या वो जाति वाला फैक्टर इस समय काम कर रहा है? देखिए बिल्कुल कर रहा है, और शुरुआती दौर से अगर जाएं 21 मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है और 3 बार इंदिरा तिवारी साहब बने हुए हैं। तो ये स्पष्ट था कि ब्राह्मण जिसकी ओर जाता है सरकार उसी की ओर उसकी ओर बनती है। अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए देखिए जो राम मुद्दा था, मंदिर बनना शुरू हो गया, तो राम के बाद वो परशुराम पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी भी मूर्ति बना रही है, समाजवादी पार्टी भी मूर्ति बना रही है, बहुजन समाजवादी की पार्टी की अगर बात करें तो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, और इस समय ब्राह्मण नेता उनको याद आ रहे हैं। और ये कहा जाता था कि बिखूर कांड जो हुआ था, कानपुर का जो कांड, उसके बाद ब्राह्मण नाराज है, लेकिन उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो पिटारे में पड़े हुए बड़े नेता थे उनको बाहर निकाला गया। दूसरे बड़े नेता जो ब्राह्मण चेहरे थे, दूसरे पार्टियों की बात करें तो उनको वापस लाने की बात हुई। समाजवादी पार्टी ने अपनी सेल बनाई, माता प्रसाद पांडे जो सीनियर नेता है उनके साथ में अभिषेक मिश्रा जो युवा वर्ग के नेता आते हैं, मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, उनको भी जोड़ा गया। इसी तरीके से अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो आ गया है और उन्होंने जगह जगह पर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की। बिल्कुल, मैं आऊंगा चंद्रसेन आपके पास में। मेरे सहयोगी शेखर आनंद भी इस समय मेरे साथ है, लंबे वक्त से जर्नलिज्म कर रहे हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, और तकरीबन हम 1.5 दशक से साथ काम कर रहे हैं, मैं और शेखर को पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर
अवध से लेकर पूर्वांचल और देश के दूसरे हिस्सों में राजनीति की बड़ी समझ है। शेखर, आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव कवर किया है, इस समय आप और मैं लखनऊ में मौजूद हैं, वोटिंग चल रही है, 9:30 बजे का वक्त होने वाला है। जरा समझाइए कि आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, वो क्या हकीकत में सच है? देखिए, एक दिलचस्प आंकड़ा मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। 403 विधानसभा सीटें हैं, इसी विधानसभा में आना है। और 403 में दिलचस्प बात यह है सरफराज की केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसके 403 पे 403 उम्मीदवार हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक फैक्टर ये है। दूसरा, साइकिल पे आ जाइए, समाजवादी पार्टी 346 उम्मीदवार सिर्फ ऐसे हैं जो साइकिल के सिंबल पर लड़ रहे हैं, बाकी सहयोगियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय डिफेंडिंग चैंपियन की तरह से इस चुनाव मैदान में है, उसकी सरकार है। 370 सीटों पर केवल कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी के इस सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी की 33 सीटें उसके सहयोगियों के पास हैं। अब चौथे नंबर पर कांग्रेस, जिसने अपने 400 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में हाथ के पंजे पर उतारे हैं। एक सीट उसने आराधना मोना मिश्रा के लिए छोड़ी है, जो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं और कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता हैं। एक पर्चा खारिज हो गया कांग्रेस का, और इसके अलावा एक सीट ऐसी है अखिलेश यादव की, जिनके खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो पार्टियां दमखम की बात कर रही थी, जो 400 के पार की बात कर रही थी, उनके अपने सिंबल पर किस तरीके से है। तो हाथी, जिसको लगातार कहा जाता है कि सबसे बड़ा जब उठ के खड़ा होता है तो वोट परसेंटेज उनके पास रहता है, ये मायावती का करिश्मा है। 18-20% के साथ किसी भी चुनाव में वो खड़ी हो जाती है। ये वोट इनके साथ इंटैक्ट है। यही चीज हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अब तक जो आज अवध में चौथे चरण का ये वोट पड़ रहा है, इसमें देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बीते समय में यानी 2014 ऑनवर्ड जो काम किए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के और 2022 तक, उसको लेकर के वो चुनाव मैदान में है। और केंद्र की तमाम योजनाएं 2017 के बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू की हैं और उसका जो फायदा मिला है वो 2019 में देखने को मिला। और इसके बाद अब 2022 में खुद योगी आदित्यनाथ एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए फेस, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शेखर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त में मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? बिल्कुल, जिस मतदान केंद्र के बाहर मैं खड़ा हूं, ये स्कॉलर्स होम यहाँ का एक स्कूल है और थोड़ी ही देर में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के भीतर केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ आने वाले हैं। उनके बेटे पंकज सिंह और उनकी पूरी फैमिली अंदर आ चुकी है वोट देने के लिए। राजनाथ जी का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे और मतदान करेंगे और उसके बाद उनको अपनी कैंपेनिंग के लिए जाना। माना जा रहा है कि वो मीडिया से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। बमुश्किल 10 से 15 मिनट के भीतर वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और विवेक, लखनऊ की फिजा भी बदल रही है, हवा भी बदल गई है और रात से लखनऊ में थोड़ी ठंड भी हो गई है। कहीं आसपास में कहीं बर्फ तो नहीं पड़ गया? देखिए, हवा बदल तो रही है, ये दिख रहा है। पहले फेज से ही ये नजर आ रहा है कि हवा बदल रही है। वो कितनी बदलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इतनी बात तय है कि 325 सीटों का जो आंकड़ा बीजेपी ने 2017 में छू लिया था, उसको 2022 में दोहरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगा। कहां तक वो अपने डैमेज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक सी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है 5 सालों में। कितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर पाती है, समाजवादी पार्टी जिससे सीधी लड़ाई मानी जा रही है वो कितना गेन कर पाती है, ये देखना होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि 2017 वाले फिगर्स इस बार के इलेक्शन के नतीजे में नहीं होंगे। विवेक, लंबे वक्त से आप भी चूंकि सियासत को बहुत करीब से देखते रहे हैं और मुझे याद है कि 2 दशक से ज्यादा का आपका भी तजुर्बा उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखता आया, और जो बात आप कह रहे हैं बड़े तजुर्बे के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल, पहले फेज से ही ये नजर आने लगा था। और मैं आपको बताऊं कि जब अखिलेश यादव ने अपनी कैंपेनिंग शुरू की थी, कानपुर से उन्होंने अपना जो विजय रथ है वो शुरू किया था, तभी से जो जिस तरह का क्रेज दिख रहा था, भीड़ दिख रही थी उनके शोज में, उससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। उसके बाद से बीजेपी ने बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनी बदली। ये पहले माना जा रहा था कि 40% वो टिकट काट देंगे, लेकिन बाद में, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पंकज सिंह यहाँ पर पहुंचे
हुए हैं राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं और वो मीडिया से कुछ कहना चाहते हैं, तो जरा उनसे बात कर लेते हैं। और ये नीचे कर लो, जो सड़कों पर लोगों को देख रहा हूँ, स्वतः लोग आ रहे हैं। मैं और डेवलपमेंट के जो काम किए हैं, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, इन सब चीजों को मुझे लगता है मिलने वाली है। और ये उत्साह लगातार, मैं नोएडा से लेकर लखनऊ तक मैं जो सड़क पर लोगों का देख रहा हूँ, स्वतः लोग आ रहे हैं। मैं और डेवलपमेंट के जो काम किए हैं, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, इन सब चीजों को मुझे लगता है कि जनता ने स्वीकारा है और यही कारण है कि भाजपा को लगातार जनता का विश्वास भी हासिल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीट जीत रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने दावों का वो खुद मजाक बना देते हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इस पर हंसे ही होंगे और उनके कार्यकर्ता भी उनके इस दावे पर हंसते हैं। मुझे लगता है कि सपा बसपा कांग्रेस यह 370 और 35A की तरह इतिहास के पन्ने में शामिल होने वाले हैं। वो 85-15 की बात कर रहे हैं आप, 80-20 की बात नहीं, वो तो योगी जी ने कहा ही था कि गर्मी के डर से गर्मी में ठंड के डर से वो 80 धीरे-धीरे पंकज सिंह को आप सुन रहे थे। पंकज सिंह इस समय मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो अपनी बात का खुद मखौल उड़ा रहे हैं, खुद हंस रहे हैं। लगातार हम बने हुए, मेरे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और स्टूडियो को मैं रुक करना चाहूंगा। संजीव कौशिक साहब, जिस तरीके से तमाम सहयोगी मेरे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं, चूंकि लगातार आप पहले दौर से लेकर चौथे दौर तक की तमाम वोटिंग को देखते रहे हैं, आपका तजुर्बा इस समय क्या कुछ कह रहा है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखकर? देखिए, मुझे लगता है कि ये चौथे चरण के चुनाव तक आते आते 231 सीटों पे आज फाइनल होने वाला है और जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो ये वोटों का दौर चलता चला जाएगा, मुझे लगता है कि ये पता चलने वाला है कि सूर्योदय किधर होने वाला है, किसका होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण ये वक्त आ गया है। कैसे अपने वो प्रदर्शन को दोहरा पाती है, कई चुनौतियां हैं आज के वक्त में। यदि देखा जाए आज के चुनाव की खास बात करें तो एक तरफ किसान भी हैं, चाहे लखनऊ की बात कर ले तो वहाँ पे युवाओं का एक आक्रोश भी है। लखनऊ में जो तमाम कोविड काल के समय अराजकता का माहौल रहा है वो भी सामने है। तो ये तमाम हम लखीमपुर खीरी की बात कर ले, ब्राह्मणों को जिस तरह से अपने पाले में करने का प्रयास किया गया है, भारतीय जनता पार्टी कितना सफल होती है, वो खींच पाती है या नहीं खींच पाती है। तो ये सारी चुनौतियां इस बार एक कॉकटेल बन के भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाती है या नहीं, जिस तरह से दावा कर रही है वो कि पहले से ज़्यादा हम बेहतर करेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार जिस तरह से घेर रही है, हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पे लकीरें खींचती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि चिंता का वक्त आ गया भारतीय जनता पार्टी के लिए और आज के वक्त में आज का जो चुनाव है वो करो या मरो की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मेरा छोटा सा कमेंट उनसे भी लेना चाहूंगा। आप इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि जो पिछले मुकाबले में बीजेपी ने जिस तरीके से फाइट की थी, क्या इस समय वो फाइट हो रही है? देखिए, पिछले 2017 के चुनाव का जो भी रिजल्ट आया था उसको छू पाना तो बड़ा ही डिफिकल्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन एक सरकार बना ले तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप चर्चा कर रहे थे ब्राह्मणों की, आप चर्चा कर रहे थे अन्य जातियों की। देखिए, ऐसा है कि जितने भी अपर कास्ट हैं ये हमेशा ये ट्रेडिशनल वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और 2007 में जो आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करें थे, इसमें ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया था, वो सिनारियो अलग था। 2012 का सिनारियो अलग था, क्योंकि बिकॉज अभी मैंने बता रहा था कि ये फेस नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास दो फेस है। सबसे बड़ा फेस तो योगी आदित्यनाथ जी है। तो हमें नहीं लगता है कि जो हमारा जो जाति अपर कास्ट जिसको हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी के पास जाएगा। लेकिन एक चीज और आप मत भूलिए, जो एक लाभार्थी है, जिसको लाभ मिला, बेनिफिशियरी है, वो बहुत ही साइलेंट वोटर है, उसको हम भूल रहे हैं। वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट करे, तो ये पूरा चीज समीकरण बदल देगा। लेकिन हाँ, मुकाबला इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। रमन, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास, स्टूडियो वापस आऊंगा। मुझे ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। अभिनव हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, नीरज भी इस समय मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, जरा आप जिस बूथ पर हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि वहां के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं, जो वोट डाल के ला रहे हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं?
हम लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में हैं और निघासन वो क्षेत्र है जो कि 3 अक्टूबर के बाद इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। थार कांड हुआ था, तिकुनिया कांड हुआ था। यहाँ पे जो लाइन है आप देखिए, जो लोकतंत्र का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर जो तमाम लोग सुबह अगर कहा जाए 6:30 बजे से ही हम यहाँ पर हैं और 6:30 बजे से ही लोग यहाँ पर आ गए थे कि 7 बजे से जैसे मतदान होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र के उत्सव की। और जो शहर के मतदाता हैं जो निकल नहीं रहे हैं, चाहे वो लखनऊ के या कानपुर के जैसे देखा गया था बहुत कम मतदान हुआ, तो वो यहाँ पर आकर देखें कि किस तरह से ये ग्रामीण यहाँ पर अपने मताधिकार का, अपनी ताकत का, अपनी सरकार चुनने के लिए सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं। 1-1 घंटे से लोग यहाँ खड़े हैं और 200 से 300 लोग लगातार लाइन में हैं और इनका ये कहना है कि हम पहले मतदान करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे। यानी सुबह से ही आप देखिए किस तरह से लोग थक गए हैं, लेकिन मतदान करने के लिए इनमें उत्साह है। हम बात करेंगे यहाँ पर क्या मुद्दे हैं यहाँ पर और किसानों की जो समस्याएं हैं, या किसान आंदोलन भी हुआ, या जो किसान निधि सरकार की तरफ से आती है उसका कितना लाभ आप लोगों को मिला? हमको लोगों को कुछ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता आपको? नहीं मिला। क्यों? 5 साल तक का कुछ नहीं, 5 साल मिला। ठीक है, तो और भी तमाम लोग हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ पर समस्या है? आप उधर जाओ। समस्या क्या है, गैया से सब परेशान है, सब गन्ना वन्ना सब खाते हैं, बचाई है और क्या है। देखिए ये जो लखीमपुर खीरी क्षेत्र है ये मिठास का जिला कहा जाता है। यहाँ गन्ने की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा होती है और जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए गन्ने की खेती यहाँ पर होती है। और ये मिठास का जिला भी कहा जाता है। 9 चीनी मिलें हैं और गन्ना बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ की जो चीनी होती है वो न केवल उत्तर प्रदेश। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं नीरज आपको रोकना चाहूंगा, मैं वापस आपके पास रोकूंगा। मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बांदा में 9 बजे तक 10% मतदान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया के दर्शकों को मैं लखनऊ से बता रहा हूं कि 9 बजे तक 10% मतदान हो चुका है। फतेहपुर में 10% मतदान हो चुका है। रायबरेली में भी 8.39% मतदान हो चुका है। और पीलीभीत का अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा तो पीलीभीत में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 10.62% मतदान इस समय पीलीभीत में हो चुका है। और सीतापुर में अगर मैं बात करूं तो 8% मतदान हो चुका है। बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, पीलीभीत, सीतापुर, इन तमाम जगहों का जो आंकड़ा मेरे पास आया है वो 9 बजे तक 10% से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि सीतापुर में 8% मतदान हुआ है, थोड़ा जुलूस वहां पर चल रहा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस समय वोटिंग हो रही है, चाहे मैं हरदोई की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, रायबरेली की बात करूं, फतेहपुर की बात करूं, बांदा की बात करूं, सीतापुर की बात करूं, लखीमपुर खीरी की बात करूं, जहां से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी चूंकि किसान आंदोलन की वजह से बड़ा चर्चा में आया और जिस तरीके का वहां पर हादसा हुआ, मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। नीरज, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो ये जानते हैं कि लखीमपुर खीरी ये मिठास का जिला कहा जाता है। यहाँ चीनी मिलें हैं। जो किसानों का मुख्य काम है वो यहाँ गन्ना किसान बहुत ज़्यादा है और उनका जो आमदनी का स्रोत है वो गन्ना ही है। यहाँ पर जो कांड हुआ था 3 अक्टूबर को, तिकुनिया कांड जिसे लोग जानते हैं, और यहाँ पर अगर कहा जाए जो साख है वो अजय मिश्रा टेनी उसके आसपास के जिलों से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली भी गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ से किसान आंदोलन की जो 3 अक्टूबर के बाद जो बड़ा एक बवाल हुआ था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी थी, उसकी बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए गूंज यहाँ पर नहीं है। जो मुद्दा है वो तिकुनिया कांड बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। सुबह से हमने तमाम लोगों से बात की। हमारे साथ एक यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? जो तिकुनिया कांड हुआ था उसको लेके आप लोग क्या? तिकुनिया कांड को लेकर के यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा, मेन मुद्दा विकास का है और विकास के मुद्दे पे यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। किसानों के लेके क्या कहेंगे? जो किसान आंदोलन हुआ, किसान यहाँ पर गन्ना उगाता है मेन तरह से, और जो चीनी मिले हैं उनका बकाया, इस तरह की तमाम बातें होती हैं। मैं इस बात पर आपसे कहना चाहता हूँ कि गन्ना मूल्य भुगतान में हमारी प्राइवेट चीनी मिलें पीछे रही हैं। हमारी चीनी मिल जो यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया, जो कि एक सहकारी चीनी मिल है और इसका पेमेंट व्यवस्था ठीक चल रही है। ठीक है, तो ये देखें
यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो विकास का है, आमदनी का है, किस तरह से आर्थिक तरीके से किसान सुदृढ़ हो, इस चीजों का है। और जो वोटर्स है, हम वोटर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वोटर्स बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में जिस समय वोटिंग चल रही है, 9 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है, 9% के आसपास तमाम जिलों में वोटिंग हो चुकी है। तमाम सहयोगी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में चप्पे चप्पे पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मैं खुद इस समय लखनऊ में मौजूद हूं, हमारे रेजिडेंट एडिटर और मेरे सहयोगी शेखर भी यहां पर मौजूद हैं। मैं अभिनव का रुख करना चाहूंगा। अभिनव, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या तस्वीरें न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए, बिल्कुल सरफराज, मैं बता दूं कि इस समय जो है मैं उन्नाव में हूं और उन्नाव में यहाँ पर राजकीय बालिका विद्यालय में है, इंटर कॉलेज है। यहाँ पर सुबह से अगर यहाँ की तस्वीर देखिए तो लगातार जो है यहाँ पर वोटर जो है वो अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करते जा रहे हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि इस बार जो ट्रेंड जो दिखाई पड़ रहा है वो जो बीजेपी सोच रही है, अलायंस का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अमित शाह जी बोल रहे हैं क्लियर मेजॉरिटी जिसको ना मिले वो अलायंस। सर, आप लगातार जा रहे हैं, सर आप लगातार कई जिलों में जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है, क्या पता चल रहा है आपको, क्या अंडर करंट है? क्योंकि अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट है और ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश का माहौल तो आप लोगों ने स्वयं देखा है। मैं समझता हूँ कि कहीं से किसी प्रकार की कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, तो 80-20 का क्या मायने में देखा जाए? अरे हो सकता है कि 80% कामयाबी या विजय भारतीय जनता का पार्टी को हासिल हो और 20% में अदर्स हो। सर, आतंकवाद का मुद्दा, सर यूपी के चुनाव में हिजाब की भी एंट्री हो गई, आतंकवाद की भी एंट्री हो गई, साइकिल की भी एंट्री हो गई, नमाजवादी अब्बा जान की भी एंट्री हो गई। क्या समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी थोड़ा सा इन सब टर्म्स का प्रयोग करने वाले लोग जाने? मैं संबंध में कुछ अखिलेश कह रहे हैं कि 200 तो हो गया है। किसी के स्टेटमेंट पर कोई कमेंट अखिलेश कह रहे हैं 200 सीट आ गया है बीजेपी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इस बार का चुनाव जो होगा वो सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा और इस मामले में इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप लखनऊ से सांसद भी हैं। सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। सभी लोग भारी संख्या में मतदान करें, इसी अपील के साथ। कितनी सीटों की संभावना लग रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। राजनाथ सिंह इस समय मीडिया से मुखातिब होते हुए बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके से अलग अलग जिलों में कुछ चल रहा है। विवेक तिवारी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। विवेक, आप राजनाथ सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी बातों को आपने सुना, क्या और कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, राजनाथ सिंह जी के बारे में यह है कि वो कभी खबर नहीं देते हैं। हाँ, उन्होंने बात जरूर करी मीडिया से, लेकिन सवालों को से वो कन्नी काट लेते हैं। आमतौर पर जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, उनसे पूछा गया कि 80-20 की ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी तो इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब शायद ये है कि 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 20% विपक्ष के साथ है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है। अभी थोड़ी देर में वो मतदान करने भी जाएंगे, यहाँ से उनको कैंपेनिंग के लिए जाना है। 10:30 बजे के आसपास वो इसी बूथ पर जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो मतदान करने के लिए आने वाले हैं। जैसे 9 बजे तक के आंकड़े ऑफिशियल आ गए हैं, 9.1% वोट उत्तर प्रदेश में एवरेज पड़ा है सभी सीटों पर जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से लखनऊ सबसे फिसड्डी साबित हुआ है जहां 8% और रायबरेली का भी यही हाल है, 8% के आसपास मतदान हुआ है। बाकी जो जिले हैं जहां पर और वोटिंग हुई है वहां पर 9% और 10% के ऊपर मतदान हुआ है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में 10.5% के ज्यादा ऊपर मतदान पहुंच गया है। इस पर्व को देर से मनाएं, घर से देर से निकले, चूंकि सोच रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा देर से जाएं। चंद्रसेन वर्मा भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, शेखर भी बने हुए हैं, रागिनी भी बने हुए हैं। चंद्रसेन, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आप और हम चूंकि इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, बड़ी देर से वोटर निकल रहे हैं, हालांकि दूसरे जिलों के मुकाबले इस जिले में सबसे कम वोटिंग हो रही है। देखिए सरफराज, अगर बात लखनऊ की करें तो सबको मालूम है नवाबों का शहर है, बहुत आराम से निकलते हैं, लेकिन ये भी तय है कि जिस तरीके से वोटर निकल रहे हैं, अभी जो लखनऊ की हम बात करें 9 हमारे पास
विधानसभा के सीट है और सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा है बक्सी तालाब में पड़ा है 10.25%। उसके बाद सरोजनी नगर आता है जहां पर 9.2% है, जहां पे उम्मीदवार राजेश्वर सिंह हैं और उनके सामने अभिषेक मिश्रा हैं जो कांटे की टक्कर होगी। और लखनऊ पश्चिम में सबसे कम वोट पड़ा है जो 7.6% है, लखनऊ उत्तर में 9.2%। तो ये कुल माना जाता है कि अभी 9:44 हुए हैं। तो ये जो शुरुआती दौर हमेशा ऐसा रहा है कि थोड़ा लेट निकलते हैं लेकिन वोट का परसेंटेज हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसमें जो परसेंटेज है वो 9.10% है। सबसे ज़्यादा जो सरफराज मैं बात करूं पीलीभीत में सबसे अच्छा परसेंट पाया गया है कि जो 10.64% है। लेकिन सबसे कम वोट जो पड़ा है वो हरदोई में पड़ा है 8% के आसपास। जहां से आप ताल्लुक रखते हैं जी बिल्कुल, वहाँ का परसेंटेज अभी कम है। लेकिन ये आंकड़े अगर देखे जाए तो धीमे धीमे जैसे सूरज बढ़ेगा वैसे वैसे लोग घर में निकलेंगे और वोट डालेंगे। कई मुद्दे बड़े हैं। रागिनी, आप आइए जरा, महिलाओं के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या सोचती हैं हमारे दर्शकों को बताइए और समझाइए। चूंकि आप लगातार खुद ग्राउंड में जाती हैं, महिलाओं के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं? अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जाति, धर्म या किसी नेता से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। वो अपना परिवार देखती है, अपने बच्चों को देखती है और वो स्वरोजगार के तरफ बढ़ती है। तो वो सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण जो है उस पर ध्यान देती है, अपनी सुरक्षा को लेके ध्यान देती है कि वो रात में कहीं पे भी जा सके, अपने बच्चे की एजुकेशन पे ध्यान देती है, अपने परिवार पे ध्यान देती है। तो उनका जो समीकरण बैठता है वो ऐसे नेता को देखना चाहती है, ऐसी सरकार देखना चाहती है जो शिक्षित हो, जो विकास की तरफ ध्यान दे, जो उन पर ध्यान दे, उनकी सुरक्षा को लेकर जो काम करे। रागिनी, एक चीज और समझाइए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी की बात करूं या समाजवादी पार्टी की बात करूं, हर पार्टी ने तमाम तरह के जो घोषणा पत्र हैं उनके महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा जोर दिया है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं के बीच में जब आप जाते हैं तो ये इनका जो घोषणा पत्र है उसका कुछ असर होता है? जी देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, जो लड़की हूँ लड़ सकती का नारा लगाया है, वो कितना कारगर साबित हुआ है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने महिलाओं को लेके जो मॉडल तैयार किया था, जो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मॉडल तैयार किया था महिला सशक्तिकरण का, अभी जब बजट पेश हुआ था तो उसमें महिलाओं को लेकर काफ़ी चीज़ें आई थी। जो आंगनबाड़ी में महिलाएं काम करती हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई थी और उनको काफ़ी रोजगार से जोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने काफ़ी काम किया है। बिल्कुल। तो महिलाओं का जिक्र आपने सुन लिया। मैं एक छोटा सा कमेंट शेखर से भी लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। शेखर, जिस तरह की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप और हम, ऐसे तमाम मुद्दे घोषणा पत्र में हर किसी ने एक तरीके से लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। जनता बहुत जागरूक है, क्योंकि इतने सालों से आप भी ग्राउंड पर लेकर देख रहे हैं। क्या इस बार के जो घोषणा पत्र हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, क्या वो असर होगा? देखिए, घोषणा पत्र को लेकर के बड़ा दिलचस्प है सरफराज। इसको ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जो उनके काम थे और जो बाकी आगे के वादे हैं उसको लेकर के किया है। सबसे दिलचस्प बाकी विपक्षी पार्टियों का, यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो दल हैं उनका घोषणा पत्र है। समाजवादी पार्टी चूंकि एक बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में अपना दावा ठोक रही है, इसलिए उसका जो घोषणा पत्र है कमोबेश उससे मिलते जुलते उसके आसपास के बाकी के मैनिफेस्टो बाकी पार्टियों के सामने आए हैं। जैसे एक पेंशन का मसला मैं आपको देता हूं। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि साहब हम जो है पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम पुरानी पेंशन पर विचार करेंगे और हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। प्रियंका गांधी से जब लखनऊ आई तो उनसे मैंने ये सवाल भी किया था। इसके अलावा जो बाकी के राजनीतिक दल हैं, जो छोटे छोटे पार्टियां, उन्होंने भी इस पर अपना रुख रखा है। तो अगर चुनाव के बाद कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की स्थिति आती है और आपसी गठजोड़ के जरिए इस विधानसभा तक पहुंचने की स्थिति होती है, तो इस घोषणा पत्र में वही वादे किए गए हैं जिससे राजनीतिक दलों के आकाओं को आपस में हाथ मिलाने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये घोषणा पत्र जो है अपने आप में बहुत महीन सियासत खेल रहा है इस समय। आप स्कूटी का वादा देखिए, कीर्तिमान जो बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, यही एक प्रमुख मुद्दा है। कानून व्यवस्था की जो अच्छी स्थिति है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि लोगों का भरोसा, विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति इन सब चीज़ों के कारण बढ़ा है। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि बहुजन समाज पार्टी को अंडर एस्टिमेट करिए, उसे कमजोर मत समझिए। क्या स्ट्रेटजी है ये?
नहीं, देखिए बसपा भी चुनाव लड़ रही है और आपस में सपा बसपा में ही दूसरे नंबर पर कौन रहेगा इसकी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने यह बात अपनी कही है और बसपा चुनाव लड़ ही रही है। जब है कंटेस्ट में तो यही बात उन्होंने कही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस फेज के बाद वो 200 दोहरा शतक मार दें। देखिए वो तो कुछ भी वो कह सकते हैं, उनको दावों पर खुद सपा के ही कार्यकर्ता उनके इस दावे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जो कि विधानसभा में जितनी सीट थी विधानसभा में बैठने के बाद धीरे धीरे वो भी कम हो गई हों, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 35A और 370 की तरह सपा इस बार इतिहास के पन्ने में शामिल हो। आखिरी सवाल, अभी तक केवल 9% पोलिंग हुई और लखनऊ में केवल 8% के आसपास है, तो यहाँ लोग कम निकलते हैं जरा वोट देने। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि मौसम अच्छा है, धीरे धीरे लोग अभी निकलेंगे। मैं अपील भी आपके माध्यम से भी मैं करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हों और आतंकवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करने के लिए, अपने प्रदेश को विकास के रास्ते पर और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए वोट जरूर करिए। धन्यवाद। तो पंकज सिंह ये कह रहे थे कि लखनऊ में हालांकि अभी तक बहुत कम लोग वोट देने के लिए निकले हैं, अपील भी इन्होंने करी है और ये दावा भी किया है कि जिस तरह। तो आपने सुना कि तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। लगातार हम उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग चल रही है उससे पहले की हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते रहेंगे। सबसे बड़ी टीम है, सबसे बड़ी कवरेज न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं और ये जो लड़ाई इस समय चल रही है वो लखनऊ विधानसभा के लिए चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये वो विधानसभा है जहां के लिए तमाम जो प्रत्याशी हैं वो यहां आने के लिए फाइट कर रहे हैं और अब से कुछ घंटों के बाद जो तस्वीरें हैं चौथे चरण की वो भी साफ हो जाएगी। इस समय विधानसभा के बाहर मौजूद हूं, लगातार उत्तर प्रदेश की पल पल की तस्वीर दिखाता रहूंगा। तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे से मेरे साथ मौजूद रहेंगे।